So we will start with new chapter today. So if you remember हमने लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट किया था. अब उसका अगला चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इज मैग्नेटिक मटेरियल्स. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल और बहुत इजी चैप्टर है. मोस्टली थ्योरी है, मोस्टली एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेरिवेशंस. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो सबसे पहले ये मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमको क्या क्या स्टडी करना है वो समझ लेते हैं सबसे पहले. तो इफ यू रिमेंबर, इसका सीधा कनेक्शन पिछले चैप्टर के साथ है. पिछले चैप्टर का जैसे नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स. मतलब जब आप एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. उस टाइप के मटेरियल जिसमें आप करंट पास करते हो और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो टेम्पररी मैग्नेटिज्म शो करते हैं. But there are some materials which behave like permanent magnets. तो कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स. तो इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस है टू स्टडी मटेरियल्स विच शो मैग्नेटिज्म इवन विदाउट पासिंग अ करंट थ्रू इट. तो नाम में ही है मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो हमारा इस चैप्टर में प्राइमरी टास्क है टू अंडरस्टैंड some special types of material which produce magnetic fields. They show magnetic properties even when you do not pass current through them. तुम करंट पास करो या मत करो, they have magnetic properties. तो दो टाइप के मटेरियल होते हैं इसमें. एक होते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स. तो रिमेंबर देयर आर टू मटेरियल्स, टेम्पररी एंड परमानेंट. तो यू हैव टेम्पररी एंड यू हैव परमानेंट. अभी जो टेम्पररी ऐसे मटेरियल जो टेम्पररी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, इस केस में मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ओनली दैट इन दैट केस इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. जैसे तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लिया, इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म. परमानेंट में अगर आप मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, डज नॉट मैटर. It shows magnetic properties always. तो टेम्पररी में there are two types of materials. एक को आप बोलते हो डायामैग्नेट्स और एक को आप बोलते हो पैरामैग्नेट्स. तो टेम्पररी में there are two types of materials, डायामैग्नेट्स. तो हमको डायामैग्नेटिक मटेरियल सीखना है. इन डिटेल वी हैव टू सी व्हाट इज डायामैग्नेटिक मटेरियल. और एक है पैरामैग्नेटिक और एक है पैरामैग्नेटिक. और परमानेंट में वी वांट टू सी समथिंग कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक. फेरो, फॉर एग्जांपल आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल वो जो आप मार्केट से मैग्नेट लेके आते हो वो भी फेरोमैग्नेटिक है, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स. और डायामैग्नेट एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे डायामैग्नेट्स है. रिमेंबर. और पैरामैग्नेट होता है एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप के मटेरियल्स. तो प्राइमरी टास्क, रिमेंबर, ऑफ कोर्स बाकी टॉपिक्स भी है, लेकिन इस चैप्टर में हमारा प्राइमरी टास्क है टू अंडरस्टैंड विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्चुअली टू टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट. टेम्पररी में दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन यू कीप देम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और टेम्पररी में दो टाइप है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. और परमानेंट आर the materials which show magnetic properties irrespective of तुमने उसको magnetic field में रखा है कि नहीं रखा है. और we want to study in detail permanent में we will be studying which material, ferromagnetic. तो ये इस चैप्टर का ओवरऑल ये तीन टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन then you have some other topics also. तो we want to start first with torque acting on a magnet in a magnetic field. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, पिछले चैप्टर में डिराइव किया था. सिर्फ डिफरेंस क्या था, देखो मैं डिफरेंस बता देता हूँ. पिछले चैप्टर में आपने बोला था कंसिडर एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह पे सेम है. और हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बाय सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स.
तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स है। हम लोगों ने यहाँ पे दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। क्यों यूनिफॉर्म फील्ड? क्योंकि हर पॉइंट पे जहाँ भी मैं मेजर करूंगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट क्या आ रहा है, सेम। और आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, करेक्ट। अब पिछला जो चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया। डिफरेंस क्या है वो समझ लो। पिछले पिछले चैप्टर में आपने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेकिन उस चैप्टर में हमने एक करंट कैरिंग लूप लिया था, और अगर आपको याद होगा करंट कैरिंग लूप, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप था, उसमें से हमने करंट पास कर दिया। उस लूप को अगर आप एक साइड से देखोगे तो आपको करंट कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। और उसी लूप को आप दूसरे साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो कैसा दिखेगा वो? नॉर्थ पोल। तो पिछले चैप्टर में तुमने मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रखा था, मतलब क्या रखा था? करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। और अगर तुम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, अगर याद है तो, म्यू बी साइन थीटा या फिर एन आई ए बी साइन थीटा। तो उस टॉपिक और इस टॉपिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग लूप नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो वी हैव अ बार मैग्नेट, इसको हमने रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में। तो वी आर कीपिंग दिस बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, in an external field. Just a minute. Just a minute. So we have a bar magnet which is kept in an external field. Very good. तो ऐसा है। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मैग्नेट का बेसिक बता देता हूँ, जो 11th स्टैंडर्ड में आए आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। तो रिमेंबर बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बार मैग्नेट भी डाइपोल है, जैसे करंट कैरिंग लूप डाइपोल है तो बार मैग्नेट भी क्या है? डाइपोल है। अब आपको ये पता होना चाहिए इस बार मैग्नेट का जो एक्चुअल लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ। और ये जो पोल्स होते हैं ना, ये थोड़े अंदर होते हैं, ये एंड्स पे नहीं होते, थोड़े अंदर होते हैं। तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक लेंथ, राइट। और सेंटर से एक पोल एल डिस्टेंस पे, दूसरा पोल एल डिस्टेंस पे, तो व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? 2l। तो ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा केयरफुल रहना। अभी इस चैप्टर में तो हमको नहीं लगेगा, लेकिन जब इस चैप्टर के सीईटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये तुमको लग सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ आर नॉट सेम। ज्योमेट्रिक लेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक लेंथ कम है। और मैग्नेटिक लेंथ बाय डेफिनेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। और आपको ये भी पता होना चाहिए मैग्नेटिक लेंथ ये 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक लेंथ कम है, तो 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे। वन लास्ट थिंग दैट यू शुड नो, a straight line passing through both the poles, ये जो straight line है which is passing through both the poles is called as magnetic axis, is called as magnetic axis। तो ये क्या है? magnetic axis है, बराबर। गुड, नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क। वापस आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है? आपके टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ कंपैरिजन से फॉर्मूला बता दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना एक्ट होता था वो फॉर्मूला, सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल पे, बाहर मैग्नेट पे कितना टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख के दे दिया। लेकिन डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो तुमको डेरिवेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैं तुमको डेरिवेशन बता दूंगा यहाँ पे। तो कंसिडर अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है, प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल डिराइव दिस। तो कंसिडर a bar magnet placed
in an uniform magnetic field B bar, magnetic field B bar. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुम दो चार्जेस लेते हो, एक को प्लस क्यू बोलते हो, एक को माइनस क्यू बोलते हो, वैसे ही यहाँ का एक पोल होता है प्लस क्यू एम पोल स्ट्रेंथ और एक होता है माइनस क्यू एम पोल स्ट्रेंथ. तो लेट क्यू एम एंड माइनस क्यू एम be the pole strength of north and south pole respectively. बराबर. गुड. तो अब यू मस्ट नो मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक्सटर्नल फील्ड के साउथ के तरफ अट्रैक्ट होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, और मैग्नेट के साउथ पोल पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ये फोर्स है क्यू एम बी और ये फोर्स है माइनस क्यू एम बी. ये भी हमने पिछले चैप्टर में कवर किया हुआ है. लास्ट चैप्टर में हमने ये भी देखा था. तो रिमेंबर. तो ये जो दो पोल्स है, एक पोल पे फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक पे लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. ओके गुड. सो ये जो दो फोर्सेस है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो अगर तुम्हारे पास दो फोर्सेस हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, और अगर वो दो फोर्सेस दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो क्या बनता है? कपल. और कपल क्या करता है? टॉर्क लगाता है. तो रिमेंबर equal but opposite forces act on equal and opposite forces act on the two poles and it constitutes a couple. तो एक कपल बन गया, राइट. और अगर तुम्हारे पास एक कपल है तो टॉर्क लगता है, एंड देयरफॉर यू शुड नो बाय डेफिनेशन, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग, और तुमको फाइन में टॉर्क करना था, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज गिवन बाय. तो सबसे पहले तुमको टॉर्क का डेफिनेशन याद होना चाहिए. मैंने ये भी तुमको 2 दिन में बताया, नहीं आता तो वापस बता रहा हूँ. जब दो फोर्सेस हो, कपल हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस multiplied by this perpendicular distance between two forces. राइट. तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा पहले. तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैग्नेटिक एक्सिस. फिर तुमको पता होना चाहिए कि ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है. इसको मैं A नाम देता हूँ, इसको मैं B नाम देता हूँ. तो व्हाट इज साइड AB? 2 है. फिर द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड एक्सटर्नल फील्ड इज थीटा. तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट. अब आपने बोला कि टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, मतलब मॉड ऑफ F into perpendicular distance between two forces. What is perpendicular distance? Shortest distance कैसे निकालते हो? एक फोर्स से दूसरे फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो. मतलब क्या करोगे? इस एक लाइन को एक्सटेंड करोगे और फिर एक फोर्स से दूसरे फोर्स तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे. इसको C नाम दे देता हूं. तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? BC. तो दिस इज BC. वी आर जस्ट रिवाइजिंग. हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है इसे, मुझे पता है हमने किया. आई कुड हैव स्किप, मैं बोल देता हूँ ऑलरेडी देखा है हमने, लेकिन यू हैव टू रिवाइज. कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. तो व्हाट इज द फोर्स? QM इंटू बी. तो फोर्स कितना हो गया? QM इंटू बी इंटू BC. अब BC कैसे निकालेंगे?
इफ यू लुक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। और बी सी ये थीटा को अपोजिट है, अपोजिट है तो साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम से, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन यूज साइन थीटा। जस्ट अ मिनट। तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन यूज साइन थीटा, साइन थीटा। तो फ्रॉम फिगर इस टॉर्क को टाउ नाम दे देता हूं। फ्रॉम फिगर what you can say is sin theta is, what is sin theta? Opposite side, opposite side upon hypotenuse। opposite side कौन है, कौन है, कौन है? BC, BC। hypotenuse कौन है? AB, AB है ना। बराबर। तो what is BC? what is BC? AB sin theta। तो therefore यहाँ से तुमको मिल गया बी सी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, लेकिन ए बी था 2L, क्या था? 2L, L और L 2L। तो अब ये बी सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देयरफॉर टॉर्क इज mod of F। what is mod of F? QM into B। what is mod of F? QM into B। एक मिनट। ओके ओके ओके, तो इट इज QM इंटू बी। ये फोर्स आ गया, फोर्स इंटू क्या है? BC। BC क्या है? 12 साइन थीटा। और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको याद हो, यू मस्ट रिमेंबर QM इंटू 12, याद है कि क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो बट QM into 2L is mu, which is called as magnetic dipole moment। magnetic dipole moment। So therefore torque acting is Q into 2L is mu, mu b sin theta। इसी का वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो टॉर्क इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड गुड, ठीक है। देन अगर तुमको म्यू का ऐसा यूनिट चाहिए, वैसे हमने एक ऐसा यूनिट म्यू का लास्ट चैप्टर में भी बनाया था। कैसे बनाया था? हमने वहां पे म्यू बोला था NiA। वहां पे जो डाइपोल था वो नेचुरल डाइपोल नहीं था, वो मटेरियल की वजह से नहीं था, वो करंट की वजह से था। इसलिए वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है? N इंटू आई इंटू ए। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है? QM इंटू 2L। तो जब बाहर मैग्नेट सुनोगे तो डाइपोल मोमेंट क्या है? QM इंटू 2L। और करंट की वजह से अगर डाइपोल है तो वो क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? NiA। N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, मेरे पास कॉइल है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, वो N है। तो N तो नंबर है, लेकिन करंट किस में है? एम्पियर। एरिया किस में है? मीटर स्क्वायर। तो एक ऐसा यूनिट डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर है, वो एक है। दूसरा चाहिए, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? टॉर्क इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। तो व्हाट इज म्यू? टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। साइन थीटा जस्ट अ नंबर, क्योंकि साइन ऑफ एनी एंगल इज अ नंबर, है ना, तो वो नंबर होता है। लेकिन टॉर्क, टॉर्क पता है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। किसने बोला? अभी तो बोला मैंने, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला। तो म्यू का एक और यूनिट है, ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। तो रिमेंबर, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू इज न्यूटन मीटर पर टेस्ला। पक्का पक्का, गुड गुड गुड। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला रेडी। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है। वापस मैं बोल रहा हूँ, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल फाइंड किया था, लेकिन वहां पे डाइपोल था ड्यू टू करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वापस फाइंड करना है, लेकिन इस केस में आपके पास बाहर मैग्नेट है, कोई करंट वरंट लूप नहीं है। हम करंट की बात ही नहीं करने वाले इस पूरे चैप्टर में। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसके लिए करता हूँ
क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन वो पता नहीं, वो सिचुएशन नहीं आ जाए आपका। यहाँ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे, वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लगा देना। बराबर, गुड। तो हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अ बार मैग्नेट in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। तो सिचुएशन सेम ही है जो हमने अभी देखा। अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस पे मैं एक बार मैग्नेट रखता हूँ, इफ आई प्लेस अ बार मैग्नेट हियर, और आपको पता ही है बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल और एक पोल साउथ पोल, और नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, और साउथ पे लगता है इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कपल, और कपल इस मैग्नेट को रोटेट करता है। तो पहले अगर एंगल थीटा था तो रोटेशन की वजह से अब रोटेट तो होगा, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ये दोनों फोर्सेस मिलकर रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन हो गया। अब रोटेशन हो गया तो फाइनल एंगल जो बन गया वो थीटा जीरो है। कितना है वो, थीटा जीरो है। बराबर, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं, टू सिंपल। और फिजिक्स इज सिंपल। दिन में 10 से 15 बार खुद को बताया करो फिजिक्स इज सिंपल, क्योंकि फिजिक्स इज एक्चुअली सिंपल। यू कैन रिलेट, इफ यू इमेजिन यू कैन रिलेट। क्या लिखोगे, कंसिडर द बार मैग्नेट सस्पेंडेड freely in a uniform magnetic field. We know that, what do you know, a torque acts on this, and because of the torque acting, the bar magnet rotates from initial angle theta to angle theta zero। अब हमको इसको वापस अपनी जगह पे लाना है, मतलब थीटा जीरो से वापस कितने एंगल पे लाना है, थीटा पे। अपने आप घूमेगा क्या, नहीं, हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी ये 7th टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, 11वीं से लेके अब तक, और मैंने हर बार तुमको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सटर्नल वर्क से आता है, क्योंकि तुम सिस्टम पे वर्क करते हो, और वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो स्टोर हो जाता है सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो उसको इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे करना सिर्फ इतना है, इस बार मैग्नेट को वापस अपनी जगह पे ले जाना है, तो मुझे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा। और रिमेंबर, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क उतना ही होना चाहिए जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्योंकि ज़्यादा लगा दे तो ज़्यादा घूम जाएगा, कम लगाया तो अपनी जगह पे कभी वापस ही नहीं आएगा। रिमेंबर, और फिर तुमको ये भी याद होना चाहिए कि जब जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, जिस टॉपिक में तुमने डिराइव किया, हर जगह पे तुम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हो। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तुम चार्ज को ला रहे थे इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे, तुमने बोला लेट अस इमेजिन दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी ऐसा है, तुम जब इसको थीटा जीरो से थीटा पे ले जाओगे तो तुम ऐसा इमेजिन करोगे कि हम इसको स्मॉल एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो हर बार स्मॉल एंगल से रोटेट करने में वर्क डन होगा। इसका मतलब तुमको पहले फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, और फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट, राइट। तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, वी नो दैट a torque acts on the magnet in external field and is given by it is given by what, torque equal to, अभी डिराइव किया था तुमने, म्यू बी साइन थीटा, राइट। गुड 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 गुड, पक्का पक्का। बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क the magnet rotates
rotates from theta to theta 0. पहले थीटा एंगल था, थीटा 0 चला गया, अभी हमको उल्टा लाना है उसको. we want to bring the magnet back to its initial orientation. Therefore we need to apply external torque. Therefore an external torque is required. और ये जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है, ये इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल टॉर्क था, उतना ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है. क्योंकि जो ओरिजिनल टॉर्क है वो मैग्नेट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है. बराबर, राइट. तो डायरेक्शन वाइज अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम. पक्का. हम लोग पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से रोटेट करते हैं. सो द वर्क डन इन rotating the magnet through small displacement through small displacement d theta is given by dw equal to. अच्छा, नहीं याद, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको याद रखना ही नहीं होता. अच्छा, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला बताओ. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कभी भी लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है और टॉर्क रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये लीनियर मोशन के लिए वर्क है. यहाँ पे होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है यहाँ पे? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और मैंने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? डी थीटा. बराबर. तो वर्क डन इज टॉर्क इनटू डी थीटा. लेकिन दिस इज द वर्क डन टू रोटेट बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल वर्क डन क्या होगा? therefore total work done is given by integration. हाँ, कहाँ से कहाँ तक? थीटा 0 से थीटा तक dw. बराबर. थीटा से थीटा 0 गया था, अब थीटा 0 से वापस थीटा पे लाना है ना, तो थीटा 0 टू थीटा. गुड. व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला? इधर लिखा तुमने. तो ठीक है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा. पहले dw लिख लेता हूँ. व्हाट इज dw? टॉर्क डी थीटा. व्हाट इज टॉर्क? पीछे जाके बैठना नहीं, इसलिए नहीं बैठना, इमीडिएट फर्क पड़ता है. इन योर अटेंशन. अच्छे खासे स्टूडेंट हो तुम, पीछे बैठ के खुद के मार्क्स कम कर लेते हो. व्हाट इज टॉर्क? म्यू बी साइन थीटा डी थीटा. म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. वो उसका फॉर्मूला डिराइव किया था हमने. म्यू एस QM into 2L. QM is pole strength, 2L is distance between the two poles. क्या हमने पोल स्ट्रेंथ चेंज किया? नहीं. क्या हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पोल चेंज किया? नहीं. तो मतलब हमने म्यू चेंज किया? नहीं. तो म्यू कौन है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं. और ये बी कौन है? ये बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. क्या हमने एक्सटर्नल फील्ड चेंज किया? नहीं. तो उसको बाहर रखेंगे. इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? माइनस कॉस थीटा. तो म्यू बी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा. माइनस साइन हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो. तो therefore you have work done W इक्वल टू म्यू बी कॉस थीटा. इसको इंटरचेंज कर लो, थीटा टू थीटा 0 लिख दो, माइनस साइन हटा दिया. तो फिर क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो वर्क डन इक्वल टू म्यू बी cos of initial angle minus cos of final angle. Since work is energy which can neither be created nor be destroyed, so this work is stored
is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy, and is known as magnetic potential energy. And therefore this work W is stored in the form of potential energy U, राइट। और ये हो गया म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। ये है एक्चुअल फॉर्मूला। आपके बुक में दिया होता है माइनस म्यू बार डॉट बी बार या फिर माइनस म्यू बी कॉस थीटा। वो क्यों दिया होता है वो भी समझ लो। अगर मैंने इनिशियली इस मैग्नेट को ऐसा रखा होता, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फील्ड, तो एंगल कितना बनता? तो इनिशियल एंगल कितना होता? 90, मतलब थीटा जीरो की वैल्यू कितनी होती? 90। तो अगर इफ आई से कि इनिशियल एंगल 90 है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा म्यू बी cos 90 व्हाट इज cos 90? 0 माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू म्यू बी 0 माइनस कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास u इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार, तो म्यू बी कॉस थीटा इज म्यू बार डॉट बी बार। ये आ गया आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दो स्पेशल केसेस बनते हैं, एक है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और एक है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हो तो सिस्टम हमेशा मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है, और अगर मैक्सिमम हो तो मोस्ट अनस्टेबल में होता है। तो याद रखना, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, बराबर, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा। पक्का पक्का। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, स्पेशल केसेस। एक है ऑफ कोर्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और एक है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो स्पेशल केसेस एक एक करके देख लेते हैं। स्पेशल केसेस केस नंबर 1, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो है ही। क्या है फॉर्मूला? U इक्वल्स टू माइनस म्यू बी कॉस ऑफ फाइनल एंगल। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चाहिए तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो +1 होनी चाहिए, क्योंकि +1 हुआ तो व्हाट इज माइनस म्यू बी इंटू +1? माइनस म्यू बी। तो +1 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए? 0 चाहिए। तो cos 0 हुआ तो cos ऑफ थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा? मिनिमम, क्योंकि इट विल बी माइनस म्यू बी इंटू 1। और इसका तुमको डायग्रामेटिकली मतलब भी पता होना चाहिए। एंगल 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट स्टेबल स्टेट। और इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो द मैग्नेट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नाम में ही है स्टेबल। तो इस केस में होता क्या है? इस केस में जो मैग्नेट है वो खुद को ऐसा ओरिएंट कर लेता है, ऐसा। एंगल 0 हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, एंगल 0 हो गया। और मोस्ट स्टेबल क्यों बोला? मैग्नेट का नॉर्थ फील्ड के किसके तरफ है? साउथ। तो अट्रैक्शन है ना, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्नेट का साउथ कहाँ पे है? नॉर्थ की तरफ, तो वो भी क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये सबसे स्टेबल सिचुएशन है। क्या ये सबसे स्टेबल, राइट? और अगर उल्टा होता, उल्टा इधर नॉर्थ होता इधर साउथ होता, तो वो होता मोस्ट अनस्टेबल, और एंगल होता 180। कितना? 180। तो मोस्ट अनस्टेबल में नॉर्थ साउथ दे आर फेसिंग ईच अदर, और वो मोस्ट अनस्टेबल है। तो मोस्ट अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो जो सेकंड स्पेशल केस बनेगा वो बनेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180। तो 180 है तो cos ऑफ 180 कितना होता है? -1। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था?
माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो ये हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी इंटू -1, तो कितना हो गया प्लस म्यू बी। ये सिचुएशन कौन सा है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। उसको तुम क्या बोलते हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने का रीजन भी है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया मन से, बताता हूँ। अगर मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता, स्टेबल में होता, स्टेबल में, स्टेबल, तो स्टेबल में यहाँ पे कौन सा होता, नॉर्थ, यहाँ पे कौन होता, साउथ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देता हूँ, स्लाइटली रोटेट किया, डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, क्या होगा, वापस अपने जगह पे आएगा। जब तुम एक सिस्टम को अपने स्टेट से डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हो और अगर वो अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे, ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाए, तो उसको बोलते हो मोस्ट स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर उल्टा होता, उल्टा मोस्ट अनस्टेबल होता, मतलब यहाँ साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और थोड़ा सा मैंने रोटेट करके छोड़ दिया, तो अब साउथ को साउथ अपोज करेगा, नॉर्थ को नॉर्थ अपोज करेगा, और ये रोटेट होगा जब तक नॉर्थ पोल यहाँ नहीं आ जाए, साउथ पोल यहाँ नहीं आ जाए। मतलब जब तक मैग्नेट मोस्ट स्टेबल में नहीं जाता तब तक, मतलब मैग्नेट अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन में वापस आने वाला है क्या, नहीं, उसको बोलते हो मोस्ट अनस्टेबल। और वो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ऐसा ही नहीं बोल दिया, उसका रीजन था। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर लूँ, इफ आई प्लॉट ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल, तो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ एंगल। अब ऑलरेडी हमको दो केसेस तो पता है, जब एंगल 0 हो तो एनर्जी कितनी है, माइनस म्यू बी, और जब एंगल 180 हो तो कितनी है, प्लस म्यू बी। और एंगल 90 पे भी चेक कर लो, अगर मैं थीटा 90 डालता हूँ तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो एनर्जी 0 कब है, जब फाइनल एंगल कितना है, 90, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन है। ये फॉर्मूला तुमने कहाँ से बनाया, इनिशियल एंगल कितना डाला तुमने, 90, गुड। तो इनिशियल एंगल 90 था, फाइनल एंगल भी 90 है, मतलब घूमा ही नहीं ना मैग्नेट, तो वर्क डन हुआ क्या, नहीं, तो पोटेंशियल हुआ क्या, नहीं, तो 0 होगा ना फिर, तो बराबर है। तो 3 पॉइंट लेता हूँ, एक है ये 0 एंगल, एक है ये 90 डिग्री एंगल, और एक है ये 180 डिग्री एंगल। तुमने बोला 0 डिग्री पे कितना एनर्जी है, माइनस म्यू बी, और तुम ही ने बताया 180 पे कितना है, प्लस म्यू बी। तो जैसे जैसे तुम मैग्नेट को 0 से, सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिनेशन बढ़ाओगे तो ही समझेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, तो रिमेंबर मैग्नेट ऐसा है, यहाँ नॉर्थ है मैग्नेट का और ये साउथ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये कौन सा सिचुएशन है, स्टेबल। एंगल कितना है, 0, कितना है, 0। अब इसको मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, 0 से फिर 90 हुआ, 90 से फिर क्या हो गया, 180 हो गया, क्या हो गया, 180 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। और हमने अभी देखा 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस म्यू बी, और 180 पे कितना होता है, प्लस म्यू बी, और 90 पे कितना होता है, 0। तो जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ तुमको ऐसा ग्राफ मिलेगा। देखो एक ग्राफ दिया है तुमको नोट्स में, है क्या ऐसा ग्राफ, है 11 नंबर चैप्टर के पहले दूसरे पेज पे ही है, बराबर, पक्का पक्का, श्योर। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इट इज नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है ये, पक्का पक्का, गुड, श्योर, डन। देन अब हमको देखना है मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ऑसिलेटिंग, ये भी तुमने टॉपिक कवर किया है, कहाँ कवर किया है, ऑसिलेशन में। मैं तभी तुमको बोला था कि ये टॉपिक वापस आएगा चैप्टर नंबर 11 में, तो इट इज अ टाइम फॉर यू टू स्टडी दिस अगेन।
हाँ, अभी सिर्फ आपका जो टेक्स्ट बुक का लिखने का तरीका है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक ने क्या किया, आपके टेक्स्ट बुक ने जो पहला टॉपिक हमने आज देखा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, जो दूसरा टॉपिक हमने देखा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो तीसरा टॉपिक हम अभी देखने जा रहे हैं मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों को कंबाइन करके एक ही टॉपिक के अंदर डाल दिया सब। मैंने जानबूझ के सेपरेट किया, क्योंकि अगर तुमको पूछा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो सिर्फ टॉर्क निकालो। अगर तुमको बोला डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करो, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे क्या करना है बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन क्या है वो समझ लो। हमारे पास है एक स्टैंड, एक स्टैंड है, ये स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर एक सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ऐसा। इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से हमने निकाल लिया एक थ्रेड निकाल लिया। इस थ्रेड के नीचे हमने लगा दिया एक बार मैग्नेट। तो हमने बेसिकली बार मैग्नेट को सस्पेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड थ्रू इट्स सेंटर। ये है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत ही अच्छे से समझ लो। ये है मैग्नेट, ये है उसके ऊपर का थ्रेड ऐसा। तो जब ऐसा थ्रेड है ना ऐसा, तो ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हो सकते हैं, वर्टिकल प्लेन में नहीं हो सकते। मैग्नेट कैन नॉट ऑसिलेट लाइक दिस, इट विल ऑसिलेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो एक साइड अंदर जाएगा, दूसरा साइड बाहर आएगा, राइट, बराबर। अब हम करेंगे इसके साथ थोड़ी सी मस्ती, करनी चाहिए। बताता हूँ क्या मस्ती हो, तो क्या बताता हूँ मैं। तो व्हाट वी विल डू इज, हमने और एक मैग्नेट लाया। व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग अनदर मैग्नेट क्लोज टू दिस मैग्नेट। हमने और एक मैग्नेट लाया इधर क्लोज टू दिस मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें तुम दो पोल पीसेस देते हो, एक में क्लॉकवाइज करंट पास करते हो, एक में एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा होता है सस्ता वाला काम, दूसरा एक मैग्नेट उठा के लाओ। कौन बनाएगा अभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो ऐसा करेंगे, ये वाला मैग्नेट लाएंगे, इसको इसके पास में लाएंगे, क्या होगा, रिपल्शन होगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ। तो रिपल्शन की वजह से ये नॉर्थ पोल अंदर जाएगा, साउथ पोल बाहर आएगा, राइट। और मैंने ये मैग्नेट हटा दिया, क्या होगा पता है, जब जब मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, तो जो ऊपर का स्ट्रिंग है वो क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो रहा था। क्योंकि वो ऊपर वाले स्ट्रिंग को रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है, बराबर, पक्का। अब जैसे मैंने मैग्नेट हटा दिया तो पता क्या होगा, ऑसिलेशन। क्या होगा, ऑसिलेशन। तो द मैग्नेट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द मैग्नेट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो रिमेंबर, consider a stand through which a magnet is suspended with the help of a string passing through the center. बराबर, the magnet is free to rotate in horizontal plane. Imagine another magnet which is brought near to this magnet. Due to repulsion, अब बोल सकते due to torque, the magnet rotates, and when the magnet rotates, the string gets twisted, बराबर। एंड यू शुड रिमेंबर, ये जो स्ट्रिंग है ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये मैग्नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मैग्नेट ने ही डिफ्लेक्ट किया, बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन।
तो रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन तुमको ये बताता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये होता है माइनस म्यू बी साइन थीटा। बराबर। अभी जो डिराइव किया था, अभी अभी जस्ट नाउ। और आपको ये पता होना चाहिए, अरे अभी तो किया, किया कि नहीं? बराबर। इसलिए तो टॉपिक का सीक्वेंस वैसा रखा है मैंने, और आपको ये पता होना चाहिए। दिख भी रहा है वैसे, मे बी यू आर कंफ्यूज, लेकिन 3D को मैं 2D में ड्रॉ कर रहा था, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है ना, ये ऐसा है, और जो दूसरा मैग्नेट है वो ऐसा है। इट इज नॉट लाइक साइड वाइज, ऐसा नहीं, वो ऐसा ऐसा। बराबर। तो सस्पेंडेड मैग्नेट में और इस मैग्नेट में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में और इस मैग्नेट में कितना एंगल बना? 90। तो जो थीटा तुमने लिखा थीटा, वो पता है क्या है? क्या है? 90 है। 90 ले सकते हो तुम, 90 ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो अब वो हमारे ऊपर है, वी विल डिसाइड इफ वी वांट टू टेक और इफ यू डोंट वांट टू टेक। तो एक काम करते हैं, जनरल केस ले लेते हैं। जनरल 90 हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स, लेट थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? थीटा, ये तो पता है। तो देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा। लेकिन तुमको पता है जनरली चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। देयरफॉर ये जो टाउ आर है, इसको क्या लिखोगे? आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा। टॉर्क इज आई अल्फा विच इज माइनस म्यू बी थीटा। लेकिन अल्फा क्या होता है पता है तुमको? पता है डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे एक्सेलरेशन ए डीवी बाई डी टी होता है, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। लेकिन तुमको पता है जैसे वी डी एक्स बाई डी टी होता है, वैसे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है। बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो ये आ गया आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा। अभी आई से डिवाइड कर देता हूं। इफ आई डिवाइड बाय आई, तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, ये जो आई था आई आई कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस म्यू बी बाय आई थीटा, क्योंकि आई से डिवाइड कर दिया। बराबर? पक्का पक्का। इसको यहां लेके आते हैं, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू बी बाई आई थीटा इक्वल्स टू 0। तुमको पता है ये कौन है? कौन है वो? इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। चैप्टर नंबर 5, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। लीनियर मोशन, लीनियर एसएचएम में आता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम को क्या लिखते हो? ओमेगा स्क्वायर। बराबर? एंगुलर मोशन में वो आता है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई आई, वेयर सी इज ट्विस्ट कांस्टेंट एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट? वो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल केस नहीं है, ये पर्टिकुलर केस है मैग्नेट का। तो मैग्नेट के केस में यहाँ पे आता है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू बी बाई आई थीटा इक्वल टू 0। तुमने चैप्टर नंबर 5 में डिराइव किया ये, और तुमने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो याद होना चाहिए, हाँ याद होना चाहिए। तो अभी कंपेयर करके बताओ मेरे को ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई। कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर क्या आया बताओ।
म्यू बी बाय आई, म्यू बी बाय आई, तो होगा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। तुमको क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड, यू नो व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। तो तुमको पता है टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। पक्का चेक कर लो है कैसा इक्वेशन, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी है कि म्यू बी बाय आई है, आई बाय म्यू बी। ये तुमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में किया था, अभी वापस रिवाइज हो गया। तो बहुत सिंपल है, हमने लिया एक मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, उसके आगे और दूसरा मैग्नेट लाया, बराबर, तो उस पर टॉर्क एक्ट हुआ, टॉर्क इज म्यू बी साइन थीटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो स्ट्रिंग एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो रहा है, तो जो स्ट्रिंग है वो क्या प्रोवाइड करने वाला है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में डायरेक्ट मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ गया, माइनस म्यू बी साइन थीटा। अगर थीटा स्मॉल हुआ तो माइनस म्यू बी थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो टॉर्क है, और टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। आई अल्फा, वेर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डी ओमेगा बाय dt, डी ओमेगा बाय dt, व्हाट इज ओमेगा, डी थीटा बाय dt। तो आई d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा, आई से डिवाइड कर दिया तो d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू बी बाय आई इंटू थीटा। इसको यहाँ लाए तो d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस म्यू बी बाय आई थीटा इक्वल टू 0। पक्का पक्का, ये बन गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। उसको एंगुलर एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, म्यू बी बाय आई, ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। पक्का, गुड। देन अब अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, है क्या ऐसा, है ना ऐसा, yes, this is really interesting now. Origin of magnetism in material, यही है ना, पक्का, पक्का पक्का। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। प्रॉब्लम ये है, मैंने अभी बोला आपको कि जो पिछला चैप्टर था नाम में ही सब क्लियर था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तब वो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट नहीं पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्या, नहीं, राइट। लेकिन इस चैप्टर में आज स्टार्टिंग में ही मैंने बोला आपको कि आपको यहाँ पे स्टडी करना है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। देयर आर सम मटेरियल्स विच आर नेचुरली मैग्नेट्स, वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए आपको करंट पास करने की जरूरत है क्या, नहीं, राइट। लेकिन तुम्हारे दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी है। पिछले चैप्टर में तुम बोल रहे हो कि करंट पास करोगे मतलब करंट कैरिंग लूप होगा या करंट कैरिंग वायर होगा तो ही क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, और यहाँ तुम बोल रहे हो कि नेचुरली ऑकरिंग है, तो ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, हमारे पास कुछ मटेरियल्स है जो मैग्नेटिक इन नेचर है, हमको ये समझना है कि ये जो मटेरियल्स है इनके पास मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, इसलिए ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। आप थोड़ा सोचते हैं, कोई भी मटेरियल हो, अल्टीमेटली मटेरियल किससे बना होता है, कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली किससे बने, एटम से। तो एट द फंडामेंटल लेवल एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इट हैज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, बराबर, पक्का। तो एनी सब्सटेंस, any substance, any material is made up of atoms, is made up of atoms in which electrons are revolving around the nucleus.
हाउ डू यू डिफाइन करंट? व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जब चार्ज मोशन में आता है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो क्या होता है? करंट। रिमेंबर, सब्सटेंस किससे बना है? एटम से। एटम में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मतलब न्यू इलेक्ट्रॉन चार्ज है कि नहीं? हाँ। और वो मूव हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव्स लाइक अ करंट लूप। तुमने बोला इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तुम ही बोल रहे हो करंट मतलब चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज मोशन में आया तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है अराउंड न्यूक्लियस, इट बिहेव्स लाइक अ it behaves like a it behaves like a current loop, it behaves like a current loop। और तुमने ही लास्ट चैप्टर में देखा था कि करंट लूप क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अल्टीमेटली एट द बेसिक लेवल एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ atoms। atoms में electrons which are revolving, and these electrons behave like a current loop, and hence they will give magnetic properties to the materials। इसलिए इसके आगे का टॉपिक देखोगे तो पता है टाइटल में क्या लिखा होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लिखा है ना, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अभी हमको देखना है व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, magnetic dipole moment of an electron revolving around the nucleus, revolving around the nucleus। गुड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहा है। फिलहाल तो मैं एक ही ले रहा हूँ। तो वी हैव इलेक्ट्रॉन। So consider an electron revolving around the nucleus in an orbit with radius r। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है E which is revolving around the nucleus with radius r। Consider an electron revolving around the nucleus with radius r, with radius r, राइट? करेक्ट। हमको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट? तुमने पिछले चैप्टर में देखा था और मैंने आज बताया, करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आज ही बताया था, NIA। क्या होता है? NIA। लेकिन N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है क्या? नहीं है। तो इसके लिए N की वैल्यू क्या होगी? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? IA। सो वी नो दैट the dipole moment of electron is given by of an electron due to its orbital motion। अब ये orbital motion का मतलब क्या बताता हूँ? मोशन इज, सबसे पहले यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट नहीं करेंगे, हम डिनोट करेंगे m से। क्यों? बाद में बताता हूँ। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर, मतलब वो ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट में घूमने के मोशन को क्या बोलते हो? ऑर्बिटल मोशन। पक्का? राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? m ऑर्बिटल। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो कौन से मोशन से आ रहा है? ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? I इंटू ए, भूलना नहीं। पक्का पक्का? इक्वेशन 1। गुड। बट व्हाट इज करंट? हाउ डू यू डिफाइन करंट? चार्ज अपॉन टाइम। बट करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। कौन सा चार्ज घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? E। और टाइम को मैं टाइम पीरियड मान लेता हूं, कैपिटल T।
बट यू नो, डू यू नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? पता है क्या? पता है? तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, एक चक्कर में, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितना था? v। तो टाइम को मैं क्या बोल दूंगा? टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। स्पीड कितना है? v। कितना है? v। कितना है? v। कितना है? v। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑर्बिटल मोमेंट इज आई इंटू ए। आई इज क्यू बाई टी, लेकिन क्यू इज ई एंड टी इज टाइम पीरियड, बट टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वी। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आई इक्वल्स टू ई अपॉन टी, लेकिन टी क्या है? 2 पाई आर अपॉन वी। वी गया ऊपर, इक्वेशन नंबर 4। Therefore, from equation number 1 and 4, what is orbital magnetic moment? I into A, लेकिन I क्या आया? AB upon 2 pi R into A. What is area? What is area covered by the electron? Pi R square, ये सर्कल बना ना, तो AB upon 2 pi R square। पाई और आर हो गया कैंसल। तो व्हाट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? AVR बाय 2। AVR बाय 2 बराबर, पक्का पक्का। लेकिन नॉर्मली जैसे लीनियर मोशन हो, तो लीनियर मोशन के केस में तुम कोई भी इक्वेशन नॉर्मली लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखते हो, m इंटू वी, पी के टर्म्स में लिखते हो। वैसे ही जब एंगुलर मोशन हो तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखते हो। एंगुलर मोमेंटम पता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। क्या होता है? mvr। क्या होता है? mvr। क्या होता है? mvr। यहाँ पे तुम्हारा evr है, m है क्या? नहीं, m नहीं है तो जबरदस्ती लाओ। और वो m पता है क्या होता है? मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। यहाँ पे कौन मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये m क्या है? मास है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो mvr है, mvr, ये कौन है? एंगुलर मोमेंटम है। ये कौन है? एंगुलर मोमेंटम है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट क्या बन गया? E बाय 2m इंटू एल, वेयर L इज mvr। बराबर, पक्का पक्का। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम और हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड पे वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेक्टर होना चाहिए। तो अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म ऑर्बिटल मोमेंट को तुम लिख सकते हो E बाई 2m इंटू एल बार विथ माइनस साइन। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। एंगुलर मोमेंटम होता है अलोंग द एक्सिस। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है ना, तो ये उसका एक्सिस है, तो ये एल का डायरेक्शन है। अगर ये एल का डायरेक्शन है तो ऑर्बिटल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर अपोजिटली डायरेक्टेड। बराबर, पक्का, गुड। अब मैं इसका स्केलर फॉर्म वापस यूज करूंगा, m ऑर्बिटल इक्वल टू E बाई 2m इंटू एल। पर तुमको पता है केमिस्ट्री में तुम्हारा हुआ होगा, हैव यू स्टडीड डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हुआ हो। बोहर्स मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल। व्हाट इज बोहर्स मॉडल? अभी हमारे पास समय कम है, इसके लिए मैं तुमको अभी एल का फॉर्मूला बता देता हूँ। कल मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा ये वाला टॉपिक। तो कल तुमको मैं बताऊंगा कि एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई क्यों लिखते हैं, बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पता होना चाहिए एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू 6.64 इंटू 10 रेज टू -34, और n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर के ऑर्बिट में है, शेल नंबर। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव m ऑर्बिटल इक्वल्स टू E/2m। व्हाट इज L? NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, NEH 2 into 4 pi m। तो व्हाट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? NEH अपॉन 4 pi m। और अगर इसमें n की वैल्यू 1 हो जाए, कितनी हो जाए? 1। कितनी हो जाए? 1। कितनी हो जाए? 1। तो EH अपॉन 4 pi m। E is charge on electron, constant। H is Planck's constant। M is mass of electron, constant। तो ये पूरा ये क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन रिमेंबर, जब n की वैल्यू 1 कर दी तब जो कांस्टेंट बना, सो क्या बोलते हो? बोहर मैग्नेटॉन। पक्का पक्का? गुड। तो इतना रिवाइज करके आओ, कल मैं ये टॉपिक वापस रिवाइज करवा दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे।